हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सॉइल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था कि एंसेंट मार्बल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं और कौन कौन से इसमें खूबियाँ हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न टाइम में जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उसमें कौन कौन से आपके इनोवेटिव डिज़ाइंस हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के जो में हैं जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उसके बारे में। तो कुछ बेसिक ब्रिज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम लोग के कंट्री में बहुत ज़्यादा नाम है इनका। तो जो फर्स्ट है आपका हावड़ा ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु, और जो लेटेस्ट बना हुआ है धौला सदिया ब्रिज जो कि है भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं। तो हावड़ा ब्रिज जो है आपका 705 मीटर लॉन्ग बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज है। कैंटिलीवर मतलब कि एक जगह एक लोकेशन पे आपका फिक्स होता है, अब दूसरी तरफ से आपका ये मतलब अनसपोर्टेड होता है वो, और ये इस तरह फ्री होता है। तो आपका हावड़ा ब्रिज में देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लोकेशन पे फिक्स किया हुआ है और आगे की तरफ ये एक तरह से फ्री ही है, दूसरे से जॉइंट है पर फ्री माना जाता है इसको। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर ब्रिज, जो कि 1943 में कंस्ट्रक्ट किया गया था और जो 6 लॉन्गेस्ट ब्रिज है वर्ल्ड में था उस समय। और उसके बाद जो है ये पूरी तरह से नट एंड बोल्ट से बनाया नहीं गया है, ये मेजरली बनाया गया है आपका रिवेटिंग से। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज है पूरे वर्ल्ड का, और ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इसको चलाता है। और इसमें अक्सर जो है उसका एनुअल जो एक्सपेंडिचर है वो आपका 5 लाख रुपये मतलब एनुअल आता है, और उसके बाद जिसकी है 6.5 मिलियन जो है पूरे एंटायर ब्रिज को पेंट करने में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है इसमें। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन जो हावड़ा ब्रिज है वो लगभग 26,500 टन ऑफ स्टील से बनाया गया है, और इसमें बहुत सारे मतलब 23,000 टन हाई टेंसाइल एलॉय स्टील का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम बोलते हैं टिस्क्रोम, जो कि टाटा स्टील ने प्रोवाइड किया था। उसके बाद जो फेमस ब्रिज है हमारे कंट्री का वो है महात्मा गांधी सेतु, जो कि बिहार में गंगा रिवर पर बनाया गया है, जो कि पटना और हाजीपुर कनेक्ट करता है। इसका लेंथ 5.75 किलोमीटर है, और ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है इंडिया का, जो कि 1982 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो 1982 से 2017 तक अभी भी सर्व कर रहा है, लेकिन अभी उसके जो डेक्स जो है वो कमज़ोर हो जाने की वजह से उसको तोड़ा जा रहा है। रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें कि उसके जो पियर्स कॉलम्स हैं वो मजबूत हैं, तो वो उसको रखा गया है। अब बाकी को उसके जो डेक है या जो रूफ स्लैब है जो सपोर्ट करता है ट्रैफिक को, उसको डिसमेंटल करके उस पर पूरा स्टील स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट बात हम बात कर लें कि जो अभी का जो लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है अभी इंडिया में वो है भूपेन हजारिका रोड ब्रिज, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश में को कनेक्ट करता है। जो ब्रिज का जो स्पान है वो लोहित रिवर पे है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है, जो कि धौला विलेज में पड़ता है। और जो ब्रिज जो है वो फर्स्ट परमानेंट रोड कनेक्शन बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। लगभग उसका डिस्टेंस 9.15 किलोमीटर लेंथ है, और लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो मैंने पहले डिस्कस किया था। और उसके बाद है कि हाल ही में अभी 9.76 किलोमीटर का कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज सैंक्शन भी हुआ है, जो कि बिहार में बनने वाला है। तो अगर ये बन जाता है तो अभी 9.76 किलोमीटर के साथ ये कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज है वो लॉन्गेस्ट बन जाएगा, पर अभी के टाइम में ये थोड़ा सदिया ब्रिज ही लॉन्ग। अब बात कर लेते हैं पम्बन ब्रिज की। तो पम्बन ब्रिज जो है ये कनेक्ट करता है तमिलनाडु स्टेट को आपके रामेश्वरम आइलैंड से। तो तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ का एक टाउन है मंदबम, जो कि पूरे भारत का जो मेन लैंड है उससे आपके जो रामेश्वरम एक आइलैंड है उसको कनेक्ट करता है। तो ये आपका 24 फरवरी 1914 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये इंडिया का पहला सी ब्रिज है, मतलब कि ये पूरे समुद्र बनाया गया है। और इसके आगे आप मूव करेंगे तो रामेश्वरम जो आपका आइलैंड है उसके आगे एक अंडर कोरल ब्रिज मिलता है, जिसको एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु भी बोलते हैं। वहाँ से जाके डायरेक्टली कनेक्ट करता है श्रीलंका को। तो अभी तो राम सेतु अभी अंडर वाटर है, लेकिन उससे पहले रामेश्वरम जो रीजन है और वहाँ से जो कनेक्ट करता है वो ब्रिज के थ्रू ये है पम्बन ब्रिज।
तो ये लगभग 2.06 किलोमीटर का लेंथ का ब्रिज है और इसमें जो है 12.5 मीटर सी लेवल के ऊपर बनाया गया है। और जो इस ब्रिज में लगभग 143 पियर्स इस्तेमाल किए गए हैं और डबल लिप बैस्कुलर सेक्शन प्रोवाइड किया गया है विथ सीजर रोलिंग लिफ्ट स्पैन। मतलब कि यहाँ पे ये एक पूरा सी का रीजन है और यहाँ पे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे शिप्स पास करते रहते हैं, तो आपका ब्रिज से पास नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे इस तरह का एक लिफ्टिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जिससे कि पूरे जो ब्रिज है उसको लिफ्ट किया जा सके ताकि यहाँ से शिप पास कर सके। तो ये जो पूरा जो लिफ्टिंग जो स्पैन है वो लगभग 415 टन का है, जो कि 1964 में एक मेजर साइक्लोन की वजह से वो बहुत इफेक्ट आया था। तो जैसा कि आप मालूम होगा ई श्रीधरन के बारे में, जो कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने लगभग बहुत कम टाइम में 46 डे में इसको फिर से रिपेयर करके चालू करवा दिया था। तो ये भी उनका जो इंजीनियर है ई श्रीधरन, उनका एक अचीवमेंट में माना जाता है आपका पवन ब्रिज भी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोंकण रेलवे की। तो कोंकण रेलवे आपके इंडियन रेलवे का पार्ट नहीं है। आपके ये जो इंडिया जो है, इंडिया के कोंकण रीजन जो है, मतलब कि वेस्ट कोस्ट रीजन, मतलब पश्चिमी जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पे ये सेपरेट ये रेल डेवलप किया गया है, रेल फिक्स किया गया है। तो ये मतलब कि वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट डिफिकल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया का रहा है और ये कंप्लीट हुआ है मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। इसे हुआ एक्चुअली ये है कि यहाँ पे कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ के उससे ही इंटरनेशनल ट्रेड किए जाते हैं। पर यहाँ का जो रीजन है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पे जो टोपोग्राफी है बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे वैलीज है, कहीं पे रिवर्स है, बहुत सारा इशूज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो कोंकण रेलवे है डेवलप किया गया है 738 किलोमीटर का। तो यहाँ से जो है महाराष्ट्र स्टेट, गोवा स्टेट, कर्नाटका स्टेट को जोड़ता हुआ जाता है। तो ये लगभग 75 किलोमीटर साउथ में पनवेल से ये मुंबई से स्टार्ट होता है और एंड होता है थोकूर रेलवे स्टेशन मैंगलोर कर्नाटका में। तो जो हमारे डॉक्टर ई श्रीधरन जो है वो भी रेलवे मैन जो है नाम से जानते हैं, वो उस टाइम में यहाँ की कोंकण रेलवे के चीफ रह चुके हैं। तो 1990 में इन्होंने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को फाउंड हुआ था, तो ये यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो ये जो प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसमें 2116 ब्रिजेज है और लगभग इसमें 92 टनल्स बनाए गए हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डैम्स की। तो इंडिया में जो मेजर डैम्स हैं वो हैं टिहरी डैम, भाखरनगल है, हीराकुंड डैम। तो टिहरी डैम हम लोग इसलिए जानते हैं ये कि उत्तराखंड स्टेट में है, जो कि भगीरथी रिवर पर बनाया गया है, जो कि हाईएस्ट डैम है, इंडिया का हाईएस्ट डैम है। मतलब कि उसका जो हाइट है वो लगभग 260 मीटर है। तो ये वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट डैम में भी आता है। तो ये भगीरथी रिवर पर अवेलेबल है, लेकिन इसमें जो है आपकी ये बनाया गया है रॉकफिल टाइप का डैम है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 21 लाख एकड़ फीट में एरिया में बना, मतलब पूरा एरिया एकड़ फीट में पूरा उसका रिजर्व कैपेसिटी, उतना वाटर वो रिजर्व रखता है। ठीक है, तो ये जो आपका डैम है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम भी ऐसे बनाने समय। तो अभी इंडिया का बहुत हाईएस्ट डैम तो है, लेकिन इसमें इसकी वजह से, इतना हाईएस्ट डैम बनाने की वजह से, इतना जो कैपेसिटी बनाने की वजह से, तो अगर ये डैम फेल होता है तो इसके आसपास के रीजन पूरी तरह से फ्लडेड हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो आपने नाम सुना भी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा नाम से इन्होंने एंटी टेरर डैम मूवमेंट चालू किया था, जिसकी वजह से बहुत टाइम तक इसका डैम का कंस्ट्रक्शन डिले भी हुआ था। तो इसमें बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इसकी वजह से जो आसपास के रीजन है वहाँ के इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो जो टिहरी डैम है वो हाईएस्ट डैम है इंडिया का। लेकिन भाखरनगल डैम के बारे में आप सुना होगा कि वह ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम कहा जाता है, लार्जेस्ट डैम इन द मैनर ऑफ इट्स कैपेसिटी, मतलब कि इसका रिजर्वायर कैपेसिटी कितनी है। तो इसके रिजर्वायर कैपेसिटी टिहरी डैम से भी ज़्यादा है, जो कि है 75 लाख एकड़ फीट में है। ठीक है, जबकि इसकी 21 एकड़ फीट में ही थी, लेकिन इसका डैम जो हाइट है वो आपके टिहरी डैम से कम है, जो कि 226 मीटर है। ये आपका हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, जो कि
आपका सेकेंड पोजीशन में लार्जेस्ट डैम में आता है, जो कि रिवर सतलज में के ऊपर बनाया हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डैम की, वो भी आपके रिकॉर्ड डैम है, जो कि हीराकुंड डैम है, जो कि उड़ीसा में बनाया गया है और ये महानदी के रिवर पर बनाया गया है। तो ये जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, मतलब कि इसका जो इंडिया का था ही, वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट डैम है। मतलब कि इसका जो हाइट तो कम है लेकिन लेंथ आपका लगभग 4.8 किलोमीटर लेंथ है इसका। तो इसकी कैपेसिटी 47 एकड़ फीट है, जो कि आपके हाईएस्ट डैम टेहरी डैम से भी ज़्यादा है। तो हमारे पास जो 3 टाइप के जो डैम है उसमें आपका हाईएस्ट डैम टेहरी डैम है, लार्जेस्ट मतलब ज़्यादा कैपेसिटी वाटर रिजर्व कैपेसिटी आपका भाखड़नगर डैम का है और लॉन्गेस्ट लेंथ में आपका है हीराकुंड डैम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चिनाब ब्रिज की। चिनाब ब्रिज जो है इंडियन रेलवे का जो है इंडियन रेलवे ने बनाया है, जो कि स्टील कंक्रीट से बनाया गया है आर्च ब्रिज है, जो कि बक्कल और कौड़ी में आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में आपका ये अवेलेबल है, जो कि कंप्लीट होने के बाद जो है आपका हाईएस्ट ब्रिज बनने वाला है चिनाब रिवर पर, जिसका लगभग 359 मीटर रिवर के ऊपर है, जो कि मतलब कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज बनने वाला है। तो अभी तक पूरे तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लगभग दिसंबर 2021 में कंप्लीट होने के चांसेस हैं। तो ये ब्रिज का जो लेंथ है आपका 1.3 किलोमीटर के आसपास है और जिसमें कि 650 मीटर का आपका लॉन्गेस्ट वायडक्ट है, मतलब लेंथ जो है पूरे पास कर रहा है पूरे रिवर के ऊपर से 650 मीटर के आसपास। तो आर्च स्पान जो है आपका 467 मीटर, आर्च लेंथ 480 मीटर है और ये चिनाब ब्रिज बन रहा है चिनाब रिवर पर और ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहलाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पनवल नंदी वायडक्ट के बारे में। तो ये इंडिया का 3rd हाईएस्ट वायडक्ट है, जो कि L&T ने बनाया था और ये जो है आपका वन ऑफ इट्स काइंड स्लिप टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था। स्लिप टेक्नोलॉजी मतलब कि आपका जो भी ब्रिज का जो डेक है, ब्रिज का सपोर्टिंग सिस्टम है जिस पर ट्रैफिक पास करता है, वो पहले से हम लोग साइड में बना लेते हैं और उसे स्लिप करके वो खसकाते जाते हैं, आगे से मूव करते जाते हैं, आगे प्लेयर्स की तरफ बढ़ाते जाते हैं। तो ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन का नया टेक्नोलॉजी है, जो कि पहली बार इंडिया में इस्तेमाल किया गया था। तो ये लगभग 64 मीटर लंबा और 424 मीटर लंबा आपका ये ब्रिज है। तो ये लगभग 1994 में कोंकण रेलवे के पार्ट के रूप में बनाया गया था ये पनवल ब्रिज। नेक्स्ट ब्रिज है आपका बांद्रा वर्ली सी लिंक। तो बांद्रा वर्ली सी लिंक को हम लोग राजीव गांधी सी लिंक के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस ब्रिज है बॉम्बे का, क्योंकि पहली बार उसी पर मतलब इतना बड़ा ब्रिज बनाया गया था। वैसे इससे पहले तो रामेश्वरम पे जो मैंने बताया था पमन ब्रिज बनाया गया ही है, लेकिन उसके बाद भी ये ब्रिज बनाया गया था सी पर इतना बड़ा मतलब बड़े लेवल पे। तो ये लगभग केबल स्टील ब्रिज है, जो कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट से बनाया गया था, स्टील वायडक्ट है। ये फर्स्ट 4 ऑफ द 8 लेन ऑफ द ब्रिज वेर ओपन टू द पब्लिक इन 30 जून 2009 में ही खोल दिया गया था इसको। बाद में जो लेंस अदर लेंस है वो 2010 में खोला गया था। तो ये आपकी जो है सी लिंक है, जो बांद्रा और वर्लिंग के बीच में जो है डिस्टेंस है, जो टाइम लगता था, ट्रैफिक वजह से प्रॉब्लम आती थी, उसको कम करने के लिए बनाया गया है। लगभग 10 मिनट आप मतलब आधे घंटे का जो रूट है वो 10 मिनट में वो कवर कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये आपका फर्स्ट 8 लेन ब्रिज बनाया गया था इंडिया में। तो इसमें केबल स्ट्रेट ब्रिज भी है और जो पूरे सी में 5.6 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ मेगा स्ट्रक्चर्स की, जो कि है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसको हम लोग जानते हैं। ये आपके इंडियन स्टेटमैन जो हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल के नाम से बनाया गया था। उनका जो है मतलब स्टैचू बनाया गया है, जो कि फर्स्ट डेप्यूटी मतलब प्राइम मिनिस्टर जो थे, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो इस प्रोजेक्ट का अनाउंस किया गया था 2010 में और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था 2013 में L&T के द्वारा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर हाइट का है, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, जो कि इंडिया में है। ये आपका जो है 54 मीटर हायर है, जो कि इससे पहले जो हाईएस्ट जो रिकॉर्ड होल्डर था स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा का, उससे 54 मीटर ज़्यादा लंबा ऊंचा है। तो द मोनूमेंट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रिवर लैंड नेम्ड साधुबेत रिवर के पास बनाया गया है। ये 3.2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है आपके,
और नर्मदा के नर्मदा डैम के डाउन स्ट्रीम में बनाया गया है ये। तो जो स्टैचू है वो मतलब कि लगभग 2 हेक्टेयर के एरिया में बनाया गया है, और 12 किलोमीटर का आर्टिफिशियल लेक भी बनाया गया है इसके आसपास, और बहुत सारे मतलब टूरिस्ट प्लेसेस इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट मेगा स्ट्रक्चर है लोटस टेम्पल, जो कि एक बहाई हाउस ऑफ वर्शिप है, मतलब टेम्पल ही है बहाई धर्मों का टेम्पल, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चरल इसमें है इसमें, क्योंकि ये कहा था कि ताजमहल के बाद कोई अच्छा बनाया है वो बनाया गया है लोटस टेम्पल। तो ये आपका एक लोटस फ्लावर है, और इसमें लगभग 27 फ्री स्टैंडिंग मार्बल के क्लैड के बनाए हुए हैं, उसके पीटल से मतलब उसके लोटस के पत्ते हैं जैसे बनाए गए हैं। इसमें 9 डोर्स हैं, जो कि सेंट्रल हॉल के लगभग 34.3 मीटर लेंथ मतलब ऊंचे हॉल में जाता है, जिसमें लगभग 1300 पीपल के मतलब बैठने की और 2500 लोगों को मतलब होल्ड करने की कैपेसिटी है। और इसमें चारों तरफ पूल से बनाया गया है, तो मतलब एक तरह से टूरिस्ट। टनल्स की बात कर ले तो यहाँ पे जो इंडिया में रोड टनल्स हैं और रेल टनल्स हैं, तो रेल टनल्स में आपका सबसे लॉन्गेस्ट है आपका पीर पंजाल रेलवे टनल, जो कि 11.215 किलोमीटर का है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल रेंज में बनाया गया है। तो इसमें आपका जो मेनली रेल के लिए है, और उसके अलावा इसमें 3 मीटर वाइड आपका मतलब मेंटेनेंस के लिए आपका रोड भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल टनल है। उसके अलावा जो है ये आपका 17 किलोमीटर कमर्शियल रन को कम कर देता है। नेक्स्ट आपका जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जो कि श्यामा टनल के नाम से जाना जाता है। चेन्नई नैसारी टनल है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है ये भी, और ये आपका नेशनल हाईवे 44 में बनाया गया है। तो ये आपका इसका लेंथ है 9.28 किलोमीटर, जो कि आपके पीर पंजाल से कम ही है लेंथ, लेकिन ये भी आपका रोड के में आपका सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। तो ये आपका लगभग 30 किलोमीटर लॉन्ग रन आपको कम कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले इनोवेटिव बिल्डिंग डिज़ाइन की। तो इंडिया में भी बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मतलब अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बन चुके हैं, जिसमें से आपका ये है साइबर टेक्चर एक जिसको कहते हैं, जो कि 13 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग है मुंबई में, और इसका जो डिज़ाइन किया गया है सस्टेनेबिलिटी को मायने में रखकर किया गया है। लगभग 3300 स्क्वायर मीटर का ऑफिस स्पेस है, 400 के लिए पार्किंग है, और इसमें भी बहुत सारी फीचर्स है, जैसे कि इसमें विंड टर्बाइन प्रोवाइड किया गया है, सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ग्रे वाटर मतलब कि यूज वाटर को भी रिसाइकिल करने का भी सिचुएशन मतलब सिस्टम प्रोवाइड किया गया है इसमें। नेक्स्ट बात कर ले आईफ्लेक्स सोल्यूशन बिल्डिंग की। तो इसका जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत अजीबोगरीब है। आइकॉनिक बिल्डिंग है, जो कि बेंगलोर में आपका ये है, ये सिचुएटेड है, जिसमें मतलब 144,000 स्क्वायर फीट का स्पेस है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स है, मतलब 1500 एम्प्लॉयज़ के लिए भी स्पेस है। और इसमें एक यूनिक चीज़ ये दी गई है, इसका जो कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया गया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो अट्रैक्ट कर सके। तो इसमें डे लाइटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डे लाइट से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें अंदर मतलब देखते हैं आपको इस तरह से पैनल्स निकले हुए हैं इस तरह से कि इसमें मतलब इसको लाइटिंग करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका इन्फोसिस बिल्डिंग पुणे, जो कि एक तरह से भी यूनिक आर्किटेक्चर है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का। ये भी एक टाइप का स्ट्रक्चर है, जो कि 2006 में कंप्लीट किया गया था। इसमें भी ग्लास एल्यूमिनियम स्टील से बनाया गया है, जो कि हल्का सा 10 डिग्री पर वो थोड़ा टिल्टेड किया गया है। ये भी इस तरह के यूनिक बिल्डिंग्स बनते रहते हैं, इंडिया में भी बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड वन, जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर है, जो कि आपका लोकेटेड है लोअर पैरल साउथ मुंबई में। तो ये आपके लॉन्ग मतलब वर्ल्ड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर तो नहीं है, पर वर्ल्ड टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर है, जिसमें कि 442 मीटर लेंथ है। इसमें 117 रेजिडेंशियल टावर है, जिसमें मुंबई बेस्ड क्लोथा ग्रुप ने बनवाया था इसको। 2011 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, एक्सपेक्ट किया गया था कि 2018 में 2018 में कंप्लीट हो जाएगा, पर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसमें थोड़ा सा रोक लगा हुआ है, तो रुका हुआ है इस कंस्ट्रक्शन का, पूरी तरह से भी बना नहीं है ये। नेक्स्ट है मोटेरा स्टेडियम, जो कि हाल ही में बनाया गया था, जो कि मेलबर्न की जो कैपेसिटी है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की 90,000 की, तो उससे भी सरपास करके ये 54,000 to 110,000 तक की एक कैपेसिटी में आप दे सकता है। मतलब इसमें मतलब इतने सारे लोग यहाँ पे इसमें आ सकते हैं। तो ये मतलब वर्ल्ड का बिगेस्ट वर्ल्ड स्टेडियम है, लगभग 63 एकड़ में फैला हुआ है,
इसको जो कि L&T ने ही बनाया था, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट फैसिलिटी है। इसमें इस तरह की फैसिलिटी है कि इसमें किस तरह कॉलम का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मतलब कि कोई भी आपका पब्लिक यहाँ पे कोई भी गेम आपका एंजॉय कर रही है तो उसमें किस तरह का ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होगा। उसके अलावा इसमें कार्स, टू व्हीलर्स की बहुत ज़्यादा पार्किंग के लिए स्पेस है। ये आपका मोटेरा स्टेडियम है जो कि आपकी ओल्ड साबरमती रोड में प्रोवाइड किया गया है, मतलब बनाया गया है, जिसमें मेट्रो रेल भी इसमें करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका नाम भी चेंज करके इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया था, जिसके वजह से बहुत सारा विवाद भी हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका कुछ वैसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके मतलब नए सिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो नया सिटी डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये धोलेरा सिटी के नाम से जाना जा रहा है, जो कि आपका एक पोर्ट सिटी है गल्फ ऑफ खम्बाट रीजन में गुजरात में बनाया जा रहा है। तो ये आपका ये जो रीजन है उसमें 920 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में लगभग 22 गाँवों को मिला कर बनाया गया है। गुजरात मतलब गवर्नमेंट का अपना और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना ये एक तरह से जॉइंट वेंचर है, और इसमें जो है ये डेडिकेटेड 5 करोड़ की ज़रूरत से इसको ज्वाइन किया गया है। तो इस तरह से ये एक तरह से जो कह सकते हैं कि आपका पोर्ट के पास बनाया गया सिटी है, तो इससे बिजनेस को मतलब इन्हांस करने के लिए इसको इस तरह बनाया गया है। नेक्स्ट है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी है, जो कि गांधीनगर के आसपास बनाया गया है, गुजरात में बनाया जा रहा है, अभी पूरी तरह बना नहीं है। तो ये इंडिया का फर्स्ट ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाया गया है, जिसमें कि आपके मतलब साबरमती रिवर के पास है लगभग ये, और सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के पास ही है। तो ये लगभग 359 हेक्टेयर से बनाया गया है, और इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे कमर्शियल स्पेस, रेजिडेंशियल स्पेस प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका अमरावती, जो कि आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है आपके आंध्र प्रदेश का, जो कि इसको भी डेवलप किया जा रहा है कृष्णा रिवर के पास गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपका ये पूरा आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना को बांट दिया गया था, तो आंध्र प्रदेश में अपना अलग से ये अपना पूरा ये सिटी बनाया जा रहा है अमरावती। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं रायपुर, नया रायपुर की। तो रायपुर के बाद नया रायपुर एक प्लांट सिटी बनाया गया है, फुल्ली ग्रीनफील्ड सिटी डेवलप किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि जो पहले के टाइम में जो भी सिटीज़ थी वो खुद ब खुद डेवलप करते थे। अब गवर्नमेंट इसे सपोर्ट कर रही है कि आपको सिटी को डेवलप करने में, तो इसमें कि सारा जो प्लानिंग है वो ऑर्गेनाइज मैनर में हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटी आपको ईजिली इसमें मिल सकती है। उसके अलावा कुछ सिटी है जो कि अंडर डेवलपमेंट है, बहुत सारे मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे कि ईडा सिटी है जो कि दिल्ली के पास नोएडा को डेवलप किया गया था, नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा डेवलप किया गया है। तो यमुना एक्सप्रेसवे में ही आगे हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ईडा सिटी को बनाने का मतलब अनाउंस किया हुआ है, जिसमें 25,000 हेक्टेयर एरिया को रीजन को लिया गया है, और इसमें ही पूरी तरह से सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी। सिमिलरली मुंबई के पास नवी मुंबई ये बनाया हुआ है एक एरिया है। नवी मुंबई के बाद नवी मुंबई से बाद जो एरिया को डेवलप करने का जो प्लान है वो है नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। तो ये भी एक नया मतलब स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का सिटी प्रोजेक्ट है इंडिया के। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट में आता है सागरमाला। तो सागरमाला जो भी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसमें कि जो पूरे कोस्टल सिटीज हैं, कोस्टल रीजन हैं इंडिया के, जहाँ से आपके फॉरेन ट्रेड होते हैं, तो फॉरेन में जो ट्रेड है, जो पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा सिचुएशन है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए पूरा 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं इसमें। और इसको सबको पूरी तरह से जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, जिस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके पाइपलाइन से लेकर वाटरवे से लेकर उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर उसमें पोर्ट्स डेवलपमेंट से लेकर सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि साउथ इंडिया के लिए आपका सागरमाला प्रोजेक्ट है। सागरमाला प्रोजेक्ट से सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट में जो है नॉर्थ इंडिया के महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ जो तराई क्षेत्र है या फिर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश जो बॉर्डर एरियाज है, जैसे कि इंडो म्यांमार बॉर्डर, मणिपुर, मिजोरम, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है, और इसको जो है हाईवेज के थ्रू जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जहाँ पे चांसेस है फ्लाइट मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए,
वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है सेतु भारतम प्रोजेक्ट, जो कि पीएम मोदी जी ने स्टार्ट किया था 2016 में। तो इसमें जो है कि आपका जो पूरा रेल हाईवेज है, हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से फ्री किया जा रहा है। मतलब कि जहाँ भी आपके रेलवे क्रॉसिंग हाईवे के बीच में आ रही हैं, तो उसको रोड अंडर ब्रिज या रोड ओवर ब्रिज के थ्रू उसको सब सरपास किया जा रहा है। तो किसी तरह आप हाईवे में मूवमेंट में आपका स्पीड में आप ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फुल्ली आप मूव कर सकते हैं, कहीं भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए बनाया गया है सेतु भारतम। और रेलवे क्रॉसिंग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते थे, उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि क्योंकि ये आपको 2 मेगा सिटीज़ को हम लोग के जोड़ती है। ठीक है, कुछ एक प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, इसके बारे में सुना भी होगा। ये इंडियन रेलवे की सब्सिडरी है, और इसका जो पर्पस है कि इंडियन रेलवे के लिए अलग से रूट बनाया जाए, जिसमें कि मेनली फ्लाइट के लिए, मतलब कि मालवाहक ट्रेन्स को ही उसमें भेजा जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ट्रेन में डिले होने के चांसेस थे वो भी रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो भी आगे मालवाहक ट्रेन है, जो फ्लाइट ट्रेन है, उसको उसमें ट्रांसफ़र किया जा सके। तो जो फ्लाइट ट्रेन में जो हेवी लोड आता है, उसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। तो इसमें तो है मतलब डिफरेंट जोन में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका मेनली दो जो जोन है वो है वेस्टर्न और आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जोन, जिसमें कि डिफरेंट सिटीज़ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जो कि बुलेट ट्रेन के नाम से जाना आता है। तो इंडिया का मतलब कि जो ट्रेन नेटवर्क है, उसमें आपको हाई स्पीड में मुंबई आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी टॉप स्पीड 320 किलोमीटर है, जो कि जापान जो है वो उसकी साइकेन टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो सपोर्ट कर रही है, और उसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसमें फंडिंग भी कर रही है, मतलब लोन के थ्रू ही। नेक्स्ट आपकी जो है वो है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, जो कि पाइप के अंदर लूप, मतलब कि एक पॉड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें कि आपका जो सारा सिस्टम है वो आपका जो पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन मोड के लिए जो आपका जो व्हीकल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसमें उसको मूवमेंट करने के लिए मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि जो कोई भी ट्रांसपोर्ट मोड में कोई भी व्हीकल को जो मूवमेंट में जो मेन प्रॉब्लम्स होती है वो है फ्रिक्शंस का। तो इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है कि मैग्नेटिक लेविटेशन की टेक्नोलॉजी से जो है व्हीकल है उसको लिफ्ट किया जाता है, और उसको हाई स्पीड से उसको पुश किया जाता है। जो और उसके साथ साथ जो ट्यूब है उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दी जाती है। तो वैक्यूम क्रिएट होने के बाद से इसमें जो है फ्रिक्शन इतनी कम हो जाती है, बहुत कम टाइम में बहुत कम एनर्जी में आप कोई भी आपका जो इसके अंदर जो व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको उसको भेज सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे मतलब अलग अलग मतलब ये गवर्नमेंट से भी ये जो वर्जिन हाइपरलूप कंपनी है उन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है, और ये यूएस में भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो इंडिया में भी इसको भी डेवलप करने के लिए कोशिश की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है वो बात कर लेते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिशन की, जैसे कि मतलब यूपीएससी की जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, या फिर बीपीएससी आपकी जो स्टेट सर्विस इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो उसमें आपका मतलब आप स्टडी करते हैं तो एक जनरल अवेयरनेस में आपको आजकल नया चीज़ जो पूछी जाती है वो है आपके कि आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मेरी तरफ से आपके कुछ सजेशंस हैं जिसमें आप जान सकते हैं, जैसे कि पावर ट्रेन एक यूट्यूब चैनल है जिससे आप जान सकते हैं कि लेटेस्ट क्या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आई है और किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना आपका एडवांसमेंट हुआ है। क्योंकि अब तक मैंने जो डिस्कस किया था कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो मैंने लगभग वहाँ से ही मतलब मैंने लिया है कि अभी कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट डिले हुआ है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ये सबको आपको जानना चाहिए। तो इस तरह मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, हम कुछ मतलब चैनल्स के सजेशन दिए, जिसके स्मार्ट सिटी गाइड हो गए, रेलगढ़ हो गया या ट्रेनसम हो गया। करीब साइंटिस्ट से आपको स्पेस के में भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, उसके बारे में जान सकते हैं। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग से आपके मतलब कि कुछ भी नया टेक्निकल टर्म्स हैं उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। तो आपको ये सब जानते रहना चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हैं और किस तरह से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं
मतलब कि आपके को मेजर जो सिविल इंजीनियरिंग इनोवेशंस क्या क्या हुए हैं और सिविल इंजीनियरिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है।